हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज। वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन फॉर एजुकेटर्स। तो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने शैक्षिक शोध के विषय में समझा था और अच्छे से उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, समझा था और सीखा था। तो उसके बाद का हमारा टॉपिक है, क्योंकि हम नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम अपने तैयारी कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक था हमारा शैक्षिक शोध और उसके बाद का हमारा टॉपिक, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधि क्या होती है। ठीक है, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि वैज्ञानिक विधि क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं। वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड तो कुछ नहीं होता है। अब चूंकि इसके नाम में ही लिखा हुआ है साइंस, है ना, तो क्या होगा, ऐसी विधि जिसको वैज्ञानिक लोग करते हैं। अगर मैं एकदम जनरल वे में कहूँ कि कोई पूछे कि भैया सामान्य परिभाषा क्या है या आप इस वैज्ञानिक विधि से क्या समझते हैं, तो आप एक लाइन ये बोल सकते हैं कि ऐसी विधि जो वैज्ञानिकों द्वारा की जाती है उसे हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं। अच्छा, इसमें और क्या क्या होता है? तो इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहली बात ये आती है कि ऐसी विधि जो वैज्ञानिकों के द्वारा की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक विधि। ठीक है, इसमें और क्या क्या होता है? तो इसमें होता है कि जो आपकी जो आपका ज्ञान होता है ना, जो नॉलेज होती है, वो एक सिस्टमेटिक ढंग से होती है, यानी कि एक व्यवस्थित होती है। व्यवस्थित के साथ साथ आपका एक निष्पक्ष ज्ञान भी होता है। निष्पक्ष ज्ञान के साथ साथ आपके जो जो रिजल्ट आता है, जो आपका परिणाम होता है, वो एक वैध होता है, यानी कि एक वैलिड होता है ना। और उस परिणाम का आप संपूर्ण जनसंख्या में, यानी कि संपूर्ण पॉपुलेशन में आप उसका सामान्यीकरण कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपके जो तथ्य होते हैं, जो आपका जो डेटा होता है, वो भी एकदम वैध होता है, एकदम व्यवस्थित होता है, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से होता है। तो ये सब चीजें होती है वैज्ञानिक विधि में। तो अगर आपसे कोई कहे कि भैया मुझको बता दो सिंपल वे में कि वैज्ञानिक विधि क्या होती है, तो ऐसी विधि जो वैज्ञानिकों के द्वारा की जाती है उसे हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं। और इस विधि में व्यवस्थित ज्ञान होता है, निष्पक्ष ज्ञान होता है, नियंत्रित ऐसी विधि, और ऐसी विधि जो नियंत्रित परिस्थिति में भी होती है। एक इसका पॉइंट ये भी है कि ऐसी विधि जो नियंत्रित परिस्थिति में हो, यानी कि जो एक तरीके से कहते हैं जो कंट्रोल्ड वे में हो। ठीक है, और इसका आप सामान्यीकरण कर सकते हैं। इसके जो जो परिणाम होते हैं वो एकदम वैध होते हैं, यानी एकदम वैलिड होते हैं। ठीक है, और जो आपके तथ्य होते हैं वे एकदम व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आती हैं वैज्ञानिक विधि में। हालांकि हम वैज्ञानिक विधि नहीं पूछेगा क्या होता है, इसके आगे जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने समझ लिया कि वैज्ञानिक विधि होती क्या है। तो ऐसी विधि जो वैज्ञानिकों द्वारा की जाए वैज्ञानिक विधि है। और इसमें क्या होता है, जो नॉलेज होती है, जो आपका ज्ञान होता है, वो एकदम सिस्टमेटिक ढंग से होता है ना, एक कंट्रोल्ड वे में होता है, ऑर्डर बाय ऑर्डर होता है, क्रमित होता है। ऐसा नहीं है कि पहले कुछ किया फिर कुछ किया, ऐसा नहीं है। एक ऑर्डर वे में आप समस्या को लेके जाते हैं। ठीक है, और जो रिजल्ट होता है वो एकदम वैध होता है। ठीक है, उसमें आप जो आपका कह सकते हैं कि सामान्यीकरण आप कर सकते हैं, यानी कि जनरलाइजेशन आप उसमें कर सकते हैं। ज्ञान व्यवस्थित होता है और परिस्थिति कैसी होती है, नियंत्रित होती है। ज्ञान कैसा होता है, निष्पक्ष भी होता है और व्यवस्थित भी होता है। ठीक है, और जो आपको डेटा होता है, जो आंकड़े होते हैं, जो तथ्य होते हैं, वो एकदम वैध होते हैं। ठीक है, यानी कि वैलिड होते हैं। तो ये थी आपकी वैज्ञानिक विधि। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही सारी वैज्ञानिकों द्वारा की जाती है। और जो भी मैंने बताया आपको, ये सब था वैज्ञानिक विधि में। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि क्वेश्चन पूछता है कि इस वैज्ञानिक विधि के आप स्टेप्स बताइए, चरण बताइए। कैसे यार वैज्ञानिक विधि का क्या प्रोसेस है, करने का क्या प्रोसेस है। जैसे कोई भी समस्या है तो समस्या को आप वैज्ञानिक विधि कैसे उस समस्या को सॉल्व करेगी, है ना। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हेडिंग हमारी रहेगी स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधि के चरण क्या क्या होते हैं, तरीके क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप सीरियल बाय सीरियल देखिएगा।
सबसे पहला मैंने क्या बताया, स्टेप्स ऑफ, सीधे डाल देते हैं क्या, स्टेप्स, सीधे से हेडिंग स्टेप्स, ठीक है, आप समझ जाएंगे कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। स्टेप्स, ये जो कह सकते हैं कि चरण, चलिए चरण क्या है, तो इसके चरण, स्टेप्स, स्टेप्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक विधि तो कुछ नहीं है भाई, जो वैज्ञानिक की जाए वैज्ञानिक विधि। अब बात आती है इसकी स्टेप्स क्या क्या है। तो सबसे पहला जो स्टेप्स होता है हमारा, इसके केवल 5 स्टेप्स होते हैं। 5 कितने होते हैं स्टेप्स, केवल ओनली एंड ओनली 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला आपका स्टेप आता है, अच्छा अब कोई भी मेथड है, कोई भी मेथड, आप कोई मेथड यूज कर रहे हो, तो सबसे पहला काम, वैज्ञानिक विधि हो या कोई और विधि हो, हर किसी का भी सबसे पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, आपकी समस्या क्या है। जैसे लास्ट लेक्चर मैंने पूछा ना कि व्हाट इज प्रॉब्लम, की समस्या क्या है ना। जब तक मेरे पास कोई समस्या नहीं होगी तब तक हम उसका आगे का प्रोसेस कैसे करेंगे। मान लीजिए आपने कह दिया भैया हमको वहां पर इसका समाधान चाहिए, तो समाधान तो समस्या का ही मिलेगा ना। जब तक समस्या नहीं होगी तब तक समाधान नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी विधि हो, साइंटिफिक मेथड हो या ऑब्जर्वेशन मेथड हो या आपका इंटरव्यू मेथड हो, सबसे पहले बात आती है कि समस्या क्या है। तो कोई भी विधि हो, सबसे पहला स्टेप जो आएगा वो आएगा आपका क्या, समस्या क्या है। यानी कि कह सकते हैं क्या कि समस्या की पहचान करना, समस्या लिख देते हैं, समस्या की पहचान, ठीक है। समस्या की पहचान, प्रॉब्लम क्या है भाई। कोई भी आप मेथड यूज कर रहे हो, कोई भी आप रिसर्च वर्क कर रहे हो, तो रिसर्च वर्क किसमें करोगे, जब तक आपके पास कोई समस्या अवेलेबल नहीं होगी, आपके पास कोई समस्या ही नहीं होगी, तो फिर आप रिसर्च करोगे ही क्यों, है ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या आएगा कि समस्या की पहचान करना। अब समस्या कई प्रकार की हो सकती है, बहुत से लोगों को समस्या ही नहीं मिलती है, जब भी वो अपना रिसर्च वर्क करते हैं तो समस्या नहीं मिलती है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम होता है कि आपको जो भी आप जिस भी फील्ड में हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उसमें आपको समस्या ढूंढनी पड़ेगी, समस्या क्या है, ठीक है। तो जब समस्या होगा उसी का हम समाधान करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आपका आता है कि समस्या की पहचान करना, ठीक। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, अभी कि अब आपने समस्या की पहचान कर ली है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि आप उस समस्या का समाधान करने के लिए आप एक परिकल्पना का निर्माण करते हैं। परिकल्पना क्या होती है, परिकल्पना वो होती है कि हम कोई भी काम, सेकंड स्टेप क्या आएगा हमारा, पहले लिख लेते हैं, परिकल्पना, परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पना का निर्माण। परिकल्पना को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हाइपोथेसिस। सबसे पहला काम क्या किया हमने, समस्या की पहचान कर ली। दूसरा काम क्या किया हमने, परिकल्पना का निर्माण कर लिया। अब ये समझते हैं कि परिकल्पना क्या होती, तो इसकी चर्चा विस्तृत रूप में हम आगे करेंगे। जब हम वेरिएबल्स पढ़ेंगे तब उसमें इसका टॉपिक आएगा कि व्हाट इज हाइपोथेसिस। उसमें आप अच्छे से पढ़ेंगे इसके क्या होते, इसकी निर्माण कैसे करते हैं, इसके चरण क्या क्या होते हैं। यहाँ सिर्फ एक मोटा मोटा आइडिया लेंगे कि परिकल्पना क्या होती है। तो मेरे पास जब कोई भी समस्या है, कोई भी समस्या, उसके समाधान के लिए हम कुछ कह सकते हैं कि कुछ हम सोच विचार करते हैं कि हम उस समस्या का समाधान कैसे कैसे करेंगे। समझे, जब मेरे पास कोई समस्या है तो उसका हम समाधान कैसे कैसे हम करेंगे, किन किन चीजों का हम यूज करेंगे, कहां कहां हम जाएंगे, हम किताबें पढ़ेंगे या हम, वो समस्या डिपेंड करेगा कि समस्या कैसी है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई समस्या आपकी एजुकेशन फील्ड की है तो हो सकता है हमको कुछ किताबें पढ़ने पड़े, किसी अध्यापकों से मिलना पड़े, बच्चों से मिलना पड़े, है ना, कहीं कॉलेज जाना पड़े, कुछ ही स्कूल में आपको विजिट करना पड़े, है ना, किसी बॉयज या गर्ल्स से आपको बात करनी पड़े। तो यही सब चीजों का निर्माण कि हम कैसे क्या करेंगे, कहां कहां जाएंगे, इसी को ही बोलते हैं क्या, परिकल्पना का निर्माण करना। समस्या को करने के बाद हम समस्या को कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम,
इस हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो इसका जब हम करेंगे ना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, परिकल्पना का निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो इस परिकल्पना क्या होती है, कैसे इसका निर्माण करते हैं, ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, इसको हम आगे चर्चा करेंगे। अब इसमें ये समझिए कि हम वैज्ञानिक साइंटिफिक मेथड में दूसरा नंबर का विधि स्टेप्स क्या होता है, उसका परिकल्पना का निर्माण करना। कोई भी समस्या हमारे पास होगी, उसको समाधान करने के लिए, उसको जब हम सॉल्व करने के जब हम तरीके ढूंढेंगे ना, हम कैसे क्या कौन कौन सी चीजें हम क्या क्या हम करने वाले हैं, तो वो हमारी आती है परिकल्पना। ठीक है, अब हमने परिकल्पना का निर्माण कर लिया। तीसरा स्टेप जो हमारा आएगा वो आएगा कि परिकल्पना का हमने निर्माण तो कर लिया, अब परिकल्पना किस हद तक मेरे लिए उपयोगी है, या जो परिकल्पना हमने की है उससे हम किस आशय तक पहुंच पा रहे हैं, क्या किस निष्कर्ष तक हम पहुंच पा रहे हैं, तो उसका भी हम निर्माण करते हैं। तो तीसरा स्टेप क्या आ जाएगा, अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि जो साइंटिफिक मेथड है ना, इसमें हम निगमनात्मक तर्क यानी कि निगमन विधि द्वारा इसका यूज करते हैं। इसमें हम निगमनात्मक विधि का प्रयोग करते हैं। निगमनात्मक हमारी दो विधियां होती हैं, एक होती है इंडक्टिव मेथड, एक होता है डिडक्टिव मेथड, यानी कि आगमन विधि और निगमन विधि। तो जो साइंटिफिक मेथड जो ये होता है ना साइंटिफिक मेथड, इस मेथड में हम निगमन विधि का यूज करते हैं, यानी कि डिडक्टिव मेथड का यूज करते हैं। तो हम थर्ड पॉइंट में ये लिखेंगे कि निगमनात्मक तर्क या निगमनात्मक चिंतन द्वारा। अब हम कैसे सोचेंगे, निगमनात्मक थिंकिंग करेंगे। निगमनात्मक मतलब आप सभी जानते होंगे क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम कोई नियम बना लेते हैं, ठीक है, फिर उस नियम की हम कुछ एग्जाम्पल्स द्वारा उसकी नियम की पुष्टि करते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या, निगमनात्मक तर्क यानी कि निगमन विधि। ठीक है, तो साइंस में क्या, अब चूंकि साइंस पूरे नियम पर आधारित होती है, साइंस में क्या होते हैं, नियम ही होते हैं। तो हम क्या थर्ड पॉइंट में ये लिखेंगे कि जो साइंस है हमारी, या जो परिकल्पना है हमारी, परिकल्पना यानी कि निगमनात्मक चिंतन के द्वारा या निगमनात्मक तर्क के द्वारा हम परिकल्पना से एक आशय तक पहुंचने का प्रयास करते हैं कि वो क्या आशय कहना चाहता है, यानी कि परिकल्पना तक कहां तक हम परिकल्पना को सोच पाए हैं और कहां तक किस हद तक की परिकल्पना हमारी सही है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में आ जाएगा कि निगमनात्मक चिंतन, पूरा पॉइंट लिख देता हूं, निगमनात्मक चिंतन, निगमनात्मक चिंतन द्वारा परिकल्पना से एक आशय तक पहुंचना, परिकल्पना के एक आशय तक पहुंचना। ठीक है, सॉरी एक मिनट का, सबसे पहले क्या स्टेप आया, समस्या की पहचान करना। ठीक है, फिर समस्या पहचान करने का दूसरा स्टेप क्या आएगा, परिकल्पना का अनुमान, यानी कि समस्या को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका हम एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद उस स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है, जो हमने परिकल्पना निर्माण किया है, अब ये किस आशय तक पहुंच पा रही है, कितनी वैलिड रहेगी हमारे लिए, उसका हम निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके बाद परिकल्पना निर्माण करने के बाद फिर आपका आता है, अब आप डेटा को कलेक्ट तो करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, डेटा हमारा। आप कोई भी समस्या समाधान करने के लिए आप डेटा भी तो इकट्ठा करोगे। तो फोर्थ पॉइंट आता है हमारा आंकड़ों का संग्रह कह सकते हैं, या आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का संग्रह। ठीक है, आंकड़ों का संग्रह, आंकड़े कह सकते हो आप, तथ्य कह सकते हो, साक्ष्य कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, और इंग्लिश में तो डेटा होता ही है। ठीक है, समस्या की पहचान आपने कर ली, परिकल्पना का निर्माण आपने कर लिया, फिर आप एक आशय तक भी पहुंच गए।
अब इसे पहुंचने के बाद अब आप काम करना शुरू करोगे, ठीक है। अब आप मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि आप अब फील्ड में जाके आप काम करना स्टार्ट करोगे। आप जैसी समस्या होगी उसके अकॉर्डिंग आप अपने डेटा को कलेक्ट करोगे, किताबें पढ़ोगे, किसी से मिलोगे, कोई कॉलेज जाओगे, है ना, कोई आप रिसर्च पेपर आप पढ़ोगे कि भैया क्या क्या है, कैसा क्या क्या चीजें हैं, तो वो भी करना पड़ेगा आपको। तो वो है आपका आंकड़ों का संग्रह, ठीक है। आंकड़ों का संग्रह आप करने के बाद बस लास्ट पॉइंट आपका आता है, जो 5वीं हेडिंग है। जब ये सब चीजें आप कर लोगे ना, तब आप एक लास्ट में अपनी जो आपने जो ये हाइपोथेसिस का निर्माण किया था, आपने जो इस परिकल्पना का निर्माण किया था, अब आप इसकी जांच करोगे कि कितनी सही है या कितनी गलत है, ठीक है। इस परिकल्पना की जांच भी आपको करनी पड़ेगी कि ये जो समस्या की पहचान हमने की थी, इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हमने जिस परिकल्पना का निर्माण किया था, क्या उस परिकल्पना पर चलकर हम अपने समाधान तक पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए। अगर हम उस समाधान तक पहुंच गए हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो परिकल्पना हमने मानी थी वो सही थी। और यदि हम उस समाधान तक अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग तक हम नहीं पहुंच पाए तो हम ये कह सकते हैं कि भैया जो हमने परिकल्पना निर्माण किया था वो पूरी तरीके से सही नहीं है, उसमें कुछ त्रुटियां हैं, तो हम इस परिकल्पना को अब हम चेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो 5वीं हेडिंग क्या आएगी आपकी, परिकल्पना की जांच। परिकल्पना की जांच, परिकल्पना की जांच, ठीक है। तो ये थे हमारे स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। अच्छा, इनका आपको क्रम जरूर याद रखना है, एकदम सीरियल से। एग्जाम में पूछेगा आपसे कि सीरियल बताइए इसका। सबसे पहले क्या करोगे आप, साइंटिफिक मेथड हो या कोई भी मेथड हो, हर मेथड में, हर विधि में सबसे पहला स्टेप क्या होगा, समस्या की पहचान करना। क्योंकि जब तक आपके पास समस्या नहीं होगी तब तक आगे का प्रोसेस आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, समस्या की पहचान। समस्या आपके पास समस्या है, अब उस समस्या को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, आप कुछ सोचोगे ना कि भैया समस्या समाधान हमको करना कैसे है, किन चीजों की हमको आवश्यकता पड़ेगी, कहाँ कहाँ हम उसको जाना पड़ेगा, है ना। तो ये सब चीज करने के लिए क्या बोलते हैं, परिकल्पना का निर्माण करना। समस्या पहचान करने में आप क्या करोगे, परिकल्पना का निर्माण करेंगे, परिकल्पना को आप मानोगे। फिर वो परिकल्पना किस हद तक, मतलब किस आशय तक पहुंच पा रही है, या जो परिकल्पना आपने मानी है वो सही दिशा में मानी है या गलत दिशा में जा रही है, या उसका आशय क्या है, मतलब कहां तक वो पहुंच पा रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब आप परिकल्पना मानने के बाद क्या करोगे, आप अपने आंकड़ों का संग्रह करोगे, जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया होगा उसको आप डेटा कलेक्ट करोगे, डेटा को क्या करोगे, आप कलेक्ट करोगे लोगों से, है ना। जो भी आपका समस्या की समाधान में जो भी आपका डेटा निकलेगा उसी अकॉर्डिंग आप समस्या को सॉल्व करोगे। अब जब ये सब कर लोगे आप तो फिर क्या करोगे, आप परिकल्पना की जांच करोगे कि भैया जो हमने परिकल्पना का निर्माण किया था वो सही है कि नहीं है ना। या जिस परिकल्पना निर्माण हमने किया था उससे जो हमारे आंकड़े प्राप्त हुए हैं वो वैलिड है या नहीं है, या जो आंकड़े मेरे सामने आए हैं उसके लिए जो परिकल्पना में मानी थी वो सही मानी थी या गलत मानी थी। तो इन सब की हमको जांच भी करनी होती है। तो ये था आपका स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, ठीक है। ये क्रम आपको याद रखना है, ये ऑर्डर आपको याद रखना है कि पहले क्या आएगा, समस्या की पहचान करना, दूसरे में क्या आएगा आपका परिकल्पना निर्माण करना, तीसरे में क्या आएगा आपका निगमनात्मक चिंतन द्वारा परिकल्पना के एक आशय तक पहुंचना। अच्छा, इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये निगमनात्मक चिंतन। ये एग्जाम में पूछ लेता है कि वैज्ञानिक विधि में आप किस मेथड का यूज किया जाता है, आगमन, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण, कुछ भी दे सकता है। तो आंसर क्या होगा, निगमनात्मक विधि का, ठीक है। तो उसके बाद चौथा क्या है आपका, आंकड़ों का संग्रह करना, पांचवा क्या है आपका, परिकल्पना की जांच करना। तो ये ऑर्डर आपका ये ऐसे रहेगा, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। ओके, चलिए अब हम समझते हैं कि वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं क्या क्या है, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ज्यादा इसमें कुछ नहीं थे, ज्यादा डीप नहीं जा रहे हैं हम, बस ऊपर ऊपर देख लीजिए।
क्योंकि ज्यादा डीप नहीं पूछता, यही पूछता बस स्टेप्स आपसे पूछेगा कि क्या क्या इसके साइंटिफिक मेथड के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले कौन आता है, सबसे बाद में कौन आता है, ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है, अब हम करते हैं इसकी विशेषताओं पर। किस पर? विशेषताओं पर। विशेषताओं नहीं, विशेषताएं होता बेटा, विशेषताएं। ठीक है, विशेषताएं। तो अच्छा, किसी भी चीज की विशेषताएं जो होती हैं वो उसकी डेफिनेशन में ही छिपी होती हैं, या जो भी मैंने उसको बताया था कि इसमें क्या क्या होता है। क्या क्या होता है? निष्पक्ष ज्ञान होता है, नियंत्रित परिस्थिति में होता है, वैध परिणाम प्राप्त होते हैं, इसका हम सामान्यीकरण कर सकते हैं, वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। ठीक है, और आंकड़े जो होते हैं वो भी आपके एकदम वैलिड प्राप्त होते हैं, यानी कि वैध होते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका सिलेबस है, आपका जो सिलेबस है उसमें 4 प्रकार की विशेषताओं का मेंशन किया गया है। ठीक है, सिलेबस अकॉर्डिंग जो है वो सबसे पहली विशेषता जो है वो है आपकी परिशुद्धता, यानी कि एक्यूरेसी। परिशुद्धता, परिशुद्धता, एक्यूरेसी, ये लिखता हूं, एक्यूरेसी। पहले हम सिलेबस की पढ़ेंगे, उसके बाद 3-4 हम अपने मन से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले है आपकी एक्यूरेसी, यानी कि परिशुद्धता। अब आप ये बताइए कि एक्यूरेसी से आप क्या समझते हैं? ठीक है, एक्यूरेसी साइंटिफिक मेथड एक ऐसी मेथड है जिसमें आप जो भी आपके जो भी परिणाम प्राप्त होंगे, जो भी आपका डेटा प्राप्त होगा वो एकदम एक्यूरेट होगा, यानी कि एकदम सही व सटीक होगा। ठीक है, अब एक्यूरेसी से मतलब ये होता है कि आप लोगों ने कंपटीशन तो आप लोग देते ही रहते होंगे ना, तो आपने कोई भी फॉर्म, जब टाइपिंग वाला फॉर्म आता है, इसमें टाइपिंग मांगी जाती है, उसमें ये मेंशन होता है कि 30 वर्ड प्रति मिनट हमको टाइपिंग स्पीड चाहिए, किसी में 35, किसी में 40। ठीक है, तो 30 वर्ड पर मिनट का मतलब क्या होता है कि आपको 1 मिनट में 30 वर्ड टाइप करने होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, अगर आप 1 मिनट में 30 वर्ड टाइप कर ले रहे हो, टाइप कर पा रहे हो, तो ये माना जाता है कि आपकी स्पीड 30 की आ रही है, यानी कि स्पीड आपकी सही है, जो मांगी गई थी वो आप कर पा रहे हो, तो यानी आप लिख लो। लेकिन अब एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि आप 30 वर्ड में कितना सही लिख पा रहे हो। ठीक है, वो होता है एक्यूरेसी का मतलब। मान लीजिए 30 में आपने 2 गलत कर दिए, अब मान लीजिए मेरा नाम सूरज है, तो मैंने 25 बार सूरज सही लिखा है, 5 बार मैंने गलती कर दी है, तो एक्यूरेसी मेरी क्या है? एक्यूरेसी मेरी कम है, एक्यूरेसी मेरी 100% नहीं है, एक्यूरेसी मेरी कम हो गई, ये कह सकते। तो ये होता है एक्यूरेसी का मतलब कि कोई चीज कितनी सही है, इसका मतलब होता है आपका एक्यूरेसी का। ठीक है, तो जो वैज्ञानिक विधि होती है इसमें जो भी डेटा होता है वो एकदम एक्यूरेट होता है, इंच कह सकते हैं कि इंच मात्र की भी इसमें कोई भी फर्क नहीं होता है, एकदम सटीक और एक्यूरेट होता है, तभी प्रोसेस आगे हो पाते हैं। तो परिशुद्धता भी होती है इसमें। दूसरी विधि, दूसरा आपका जो विशेषता है वो होती है कि ये विधि जो होती है वो अनुकरणीय भी होती है, यानी कि अनुकरणीयता, अनुकरणीयता सॉरी, अनुकरणीयता का क्या समझते हो? अनुकरणीयता शब्द जो है वो है आपका अनुकरण, बाकी ये तो आपकी विशेषता है ना, विशेषण शब्द बन गया अनुकरणीयता। तो अनुकरण करने योग्य भी होती है। वैज्ञानिक विधि एक ऐसी विधि है जिसका अनुकरण करके आप किसी दूसरी समस्या को भी आप सॉल्व कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास कोई समस्या है, आपने उस समस्या को सॉल्व करने के लिए आपने जो भी परिकल्पना निर्माण की, यदि वो परिकल्पना अगर सही होगी तो आपका जो परिणाम है वो आपको समस्या समाधान हो जाएगा, परिणाम जो है वो आपको अच्छे प्राप्त होंगे। ठीक है, तो आप ये कहते हो ना कि वो समस्या, वो परिकल्पना हमारी सही है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि कोई दूसरा, अगर आप कोई दूसरी समस्या का समाधान करेंगे, उसी से कुछ रिलेटेड समस्या अगर होगी, तो पिछली समस्या में जो मैंने परिकल्पना का निर्माण किया था, उस परिकल्पना को आप इस समस्या में भी, आप इस नई समस्या में भी उसका आप थोड़ा बहुत हेल्प ले करके या उसका अनुकरण कर करके भी आप अपनी इस नई समस्या को भी सॉल्व कर सकते हो।
तो इसका मतलब यही होता है कि वैज्ञानिक विधि जो होती है वो अनुकरणीय भी होती है, यानी कि जो पहले आप काम कर चुके हो उससे हेल्प लेकर के आप कोई नई समस्या को भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये मतलब होता है आपका, तो इसमें अनुकरणीयता भी होती है, अनुकरणीयता का गुण पाया जाता है, ये कह सकते हो। ठीक है, तीसरी जो आती है वो आती है कि मितव्ययिता। ये आपके सिलेबस में आंसर इसमें करा रहा है। उसके बाद आपकी आती है मितव्ययिता। मितव्ययिता या मितव्ययिता कुछ भी कह सकते हो, मितव्ययिता। ठीक है, अब मितव्ययिता किसे बना है? मितव्ययी यानी कि कम खर्चीली। सब लोग ये लोगों का मानना है या कि वैज्ञानिक विधि साइंटिस्ट अपने प्रयोग करने में बहुत ज्यादा इक्विपमेंट का, बहुत ज्यादा पैसे का यूज करते हैं, जबकि ऐसा सही भी है गलत भी है, गलत नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादातर बातें सही है। लेकिन इसमें क्या है कि वैज्ञानिक विधि में ये है कि वैज्ञानिक विधि को करने के लिए विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है, ये बात सही है। लेकिन ये जरूरी नहीं होता है कि हर समस्या को आप किसी आपको करने के लिए आपको बहुत बड़े डेटा की आवश्यकता पड़े, या मतलब बड़े लेवल पे डेटा की आवश्यकता पड़े, इसमें बहुत सारा खर्चा लगे, या बहुत या कोई समस्या आपको सिर्फ वो लैब इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़े कि नहीं भैया हमको ऐसी समस्या है कि भैया उसके लिए वो लैब की आवश्यकता है, तो लैब के इक्विपमेंट यूज करने पड़े। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। इस समस्या को आप, कोई भी समस्या हो, आप उसको कम से कम खर्चे में भी कर सकते हो और कहीं पर भी आप कर सकते हो। तो इसमें ये भी एक कहा गया है कि मितव्ययिता भी होती है, यानी कि ये कम, एक तरीके से कम खर्चीली भी होती है। हर समस्या को आप लैब में नहीं सॉल्व कर सकते, उसको आप कहीं भी कर सकते हो, कोई भी आपकी परिस्थिति के अनुसार आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये मितव्ययी भी होती है। और चौथा आपका आता है मिथ्यापनीयता। मिथ्यापनीयता, मिथ्या मतलब क्या होता है? तरीके से गलत चीज है। ठीक है, तो इसमें गलत चीजों का यूज नहीं होता। इसमें इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें गलत चीजों का यूज होता ही नहीं है। कोई भी चीज अब चूंकि एक्यूरेट है तो गलत तो होगा ही नहीं, जाहिर सी बात है ना। तो अगर ये एक्यूरेसी की बात कर रहा है तो मिथ्यापनीयता की बात करके गलत चीजें आप प्रस्तुत नहीं कर सकते किसी के सामने। कोई भी आपने समस्या का समाधान किया है, अगर समस्या सच में उस समाधान हुई है तो आंकड़े जो निकल के आएंगे वो एकदम सच्चे होंगे, अच्छे होंगे। उनका कहना है कि इस विधि में गलत आंकड़े प्रदर्शित नहीं किए जा सकते और गलत आंकड़े प्रदर्शित नहीं होते हैं। बस ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही। तो ये 4 विशेषताएं आपकी सिलेबस में थी। अच्छा, इसके बाद 5वीं विशेषता जो है, जो 2-4 मैंने अपने तरफ से ऐड की है, वो है इसमें पूर्वानुमान की क्षमता भी होती है। लिख लेते हैं, पूर्वानुमान की क्षमता। इसमें क्या होता है कि पूर्वानुमान की क्षमता भी होती है। पूर्वानुमान मतलब क्या होता है? प्रिडिक्शन या प्रिडिक्टेबिलिटी, है ना। पूर्वानुमान से तात्पर्य ये होता है कि हम जब भविष्य, जैसे कहते हैं ना कि भविष्यवाणी कर दी, कि भैया आज से 4 दिन बाद वर्षा होने की संभावना है। ये किससे पॉसिबल? ये साइंस के माध्यम से तो पॉसिबल है। साइंस ही हमको बताता है कि आज से 4 दिन बाद तूफान आने वाला है, या इस दिन वर्षा होने वाली है, इस दिन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना, या आंधी आने वाली है, कोई भी प्राकृतिक घटना होने वाली है, हमको सूचना मिल जाती है कि हाँ आज से 4 दिन बाद, यहाँ से 5 दिन बाद, यहाँ से हफ्ते भर बाद ऐसा कुछ घटित होने वाला है। तो किसके माध्यम से हो पाता है ऐसा? साइंस के माध्यम से। तो इस विधि में क्या होती है? पूर्वानुमान की क्षमता होती है कि आप इस विधि में आप पूर्वानुमान लगा सकते हो कि हाँ ऐसा कुछ घटित हो सकता है या होने वाला है। ठीक है, इसके बाद 6वां पॉइंट हमारा आता है, जो मैंने आपको जब इसको बताया था कि आप इस विधि में आप सामान्यीकरण भी कर सकते हो। सामान्यीकरण, ठीक है, इसको में बोलते हैं हम जनरलाइजेशन। ठीक,
अच्छा, सामान्यकरण क्या होता है? सामान्यकरण ये होता है कि हम जब भी कोई समस्या चूज करते हैं, जरूरी नहीं कि साइंटिफिक मेथड, कोई मेथड होगा, तो हम बहुत बड़े लेवल पे हम जनसंख्या को चूज नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ समस्या से उस समस्या से को समाधान करने के लिए हम कुछ चीजें चुन लेते हैं, जिसको हम सैंपल कहते हैं। ठीक है, सैंपल अभी आगे आएगा। सैंपल क्या होता है? बड़े प्रतिदर्श से जब हम कुछ छोटी चीजें चुन लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं सैंपल। और इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? सैंपलिंग। ठीक, अभी आगे पढ़ेंगे क्या होता है डिटेल में। अभी ये समझो कि सैंपल क्या होता है। जब हमें कोई बड़ा काम करना होता है, तो हम उस बड़े काम को करने के लिए जब हम कुछ छोटी चीज चुन लेते हैं, उसी बड़े काम से ही कोई छोटा चीज चुन लेते हैं, तब उसको बोलते हैं सैंपल। और वो जो प्रक्रिया होती है चुनने की, उसको बोलते हैं सैंपलिंग।